हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके चैप्टर जो कि हम साइंस से लेने वाले हैं। साइंस का चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो तो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि केमिकल इफेक्ट्स एक्चुअल में होता क्या है। तो हमने ये देखा कि कंडक्टर जो कि मेटल अभी तक हम समझते थे उनके थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन लिक्विड के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ये देखने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में की थी। तो आई होप आपने उन सारे चैप्टर्स को देखा होगा और उन सारी कॉन्सेप्ट्स को, एक्टिविटीज़ को एक बार करके भी देखा होगा। तो हमने ये जाना कि जब भी हम किसी लिक्विड में करंट को फ्लो करवाते हैं तो एक नया फॉर्म, एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोड्स लिक्विड के अंदर डिप किए थे उनके पास बबल क्रिएट होने लगे और उस बबल पर हमने देखा कि एक अलग कलर का एक नया मेटल फॉर्मेशन, कार्बन पे कॉपर का फॉर्मेशन हमने देखा। तो इसी को तो कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? नया सब्सटेंस का बनना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि आप हमें देख रहे हैं हमारे ऐप के थ्रू, जो कि 24/7 अवेलेबल है, जहाँ पर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ फ्री नोट्स भी हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें और लाइव क्लासेस को भी ज़रूर देखें। एंड देन इसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 6 to 12 तक का सारा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर का कंटेंट मिलेगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। सो मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है? तो हमने पढ़ा था कि अगर मैं नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर को लेती हूँ तो डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है? जिसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। अगर मैंने हनी लिया या शुगर का सॉल्यूशन लिया तो उसमें भी कोई एसिडिक सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं करेगी। इसका मतलब ये कि अगर एसिडिक सब्सटेंस होता, सॉल्ट्स होते, बेस सब्सटेंस होता तो फिर ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती। तो यस, ये जो तीन चीज़ें हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तीन चीज़ किसी भी लिक्विड में होने, इनमें से कोई भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है होना, तभी जाकर के करंट कंडक्शन करता है लिक्विड में। तो आंसर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन, पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? अब किस में इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? तो सॉल्यूशन में। जैसे किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और अगर उसी तरीके से अगर किसी सॉल्यूशन में जाता है तो फिर कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? तो फिर प्रोड्यूस होता है केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा केमिकल इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Okay, so next question is, if you pass current through the copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of a battery। ये हमारी एक एक्टिविटी है जो कि हमारी बुक में दी हुई थी। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया था? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने हमारे इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया और ये देखा कि एक इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ अलग सा ग्रीनिश सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। तो वो कौन सा टर्मिनल होता है? अब देखिए, इलेक्ट्रोड को एक को पॉजिटिव से और एक टर्मिनल को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो नेगेटिव वाले पर क्या होता है? एक कॉपर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, चलिए, तो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ही कॉपर की एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जो ग्रीन ग्रीन मैं आपको बता रही थी। आगे बढ़ेंगे। The process of depositing a layer of any desired metal on another metal by the means of electricity is called। अब वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करने का काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो हमने इस पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
When the free ends of the tester are dipped into a solution, the magnetic needle show the deflection. तो जब आपने क्या किया, किसी टेस्टर को, एक आपके पास टेस्टर है, उसके फ्री एंड्स को आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, into a solution the magnetic needle show the deflection. तो अगर मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक निडल लगाई हुई है तो इस मैग्नेटिक निडल में मुझे डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन दिखाई देना क्यों शुरू होता है, ये डिफ्लेक्शन इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर को सॉल्यूशन में डालते हैं और कंडक्टर जो हैं उनका बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता, और अगर आप इसमें से करंट को सप्लाई करोगे, मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट करोगे तो इस वायर के थ्रू करंट फ्लो करने लगता है, और जब भी वायर के थ्रू करंट प्रोड्यूस होगा तो हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है वो हमें कंपास निडल के मदद से दिखाई देता है, ठीक है। सो रीज़न क्या है कि जब भी, क्योंकि करंट प्रोड्यूस होगा लिक्विड से, तो लिक्विड से अगर करंट फ्लो करेगा और उसके बाद पास अगर आप एक मैग्नेटिक निडल को रख देते हैं तो वो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, और डिफ्लेक्शन इसीलिए दिखाई देना शुरू हो जाता है क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर से करंट जाएगा तो वो एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। सो द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल shows that the circuit is complete and the solution conduct electricity, that is it is a good conductor. इसका मतलब क्या है, ये एक good conductor है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेम द 3 liquids which when tested in a manner shown in a figure may causes the magnetic needle to deflect. अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया है, इस सर्किट में हमने मैग्नेटिक निडल लगाई है, देख पा रहे हैं आप सभी, और साथ में हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। अब ये जो सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सोल्यूशन किसका हो, ताकि ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करे। अब पहली बात, ये मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, तो व्हेन डिफ्लेक्शन ऑकर, व्हेन करंट फ्लो, है ना, व्हेन करंट फ्लोज। तो ये डिफ्लेक्ट कब करेगी, जब करंट फ्लो करेगा तभी जा करके डिफ्लेक्शन करेगी, और करंट कब फ्लो करेगा, तो करंट तब फ्लो करेगा व्हेन लिक्विड इज कंडक्टिंग, है ना, जब लिक्विड कैसा हो, कंडक्टिंग हो, ओके। तो इसका मतलब कि आपको ऐसा लिक्विड रखना है जिसपे जब वायर के दोनों एंड को आप डालते हैं और बैटरी से सप्लाई को ऑन करते हैं, करंट फ्लो करता है, तो वो करंट को अपने लिक्विड से पास होकर के एक एंड से दूसरा एंड जाने देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो हम किसका यूज़ करेंगे, तो क्या हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, ओके। तो कोई सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो इससे करंट का फ्लो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर करंट का फ्लो चाहिए तो किसी भी लिक्विड में एसिड बेसिस सॉल्ट्स होने चाहिए, एसिड बेसिस या सॉल्ट होने चाहिए। तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, लेमन सोडा, टैप वाटर, विनेगर सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशंस के थ्रू आपका करंट इजीली कंडक्ट करेगा और मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बल्ब डज नॉट ग्लो इन अ सेटअप एज शोन इन अ फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने सारा अरेंजमेंट ठीक ठाक किया हुआ है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो बल्ब क्यों ग्लो नहीं कर रहा होगा, तो इसके कारण बताने हैं। पहला कारण तो मुझे ये लगता है ऐसा हो सकता है ना, कि बल्ब फ्यूज़ हो, ठीक है। तो हमने मार्केट से दूसरा बल्ब ले आए, बल्ब फ्यूज़ नहीं है, हमने नया बल्ब लगा दिया। अब हमने देखा कि भाई अभी भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि बैटरी डिफ्यूज्ड हो, तो हम दूसरी बैटरी लगा दिए, लेकिन स्टिल द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, बल्ब अभी भी ग्लो नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि भाई हो सकता है कि जो लिक्विड है वो नॉन कंडक्टिंग हो, वो कंडक्टर नहीं इंसुलेटर हो। तो इसके लिए हमने क्या किया,
लेमन जूस या फिर विनेगर सॉल्यूशन इस लिक्विड में मिलाया। तब हमने देखा कि मे बी इन तीनों केसेस में किसी भी एक केस में हो सकता है कि कोई एक चीज़ खराब थी जिसके कारण या तो बल्ब ग्लो कर रहा होगा या फिर नहीं करेगा। मतलब कि देखो, अगर खराब है तो नहीं ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ खराब हो सकती है या फिर प्रॉपर नहीं होगी, जिसके कारण करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो पॉसिबल रीजंस जो भी थे तीनों, वो मैंने आपको बता दिए। पहला, या तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो डिफ्यूज होगा, फ्यूज होगा। सेकेंड, हो सकता है कि बैटरी डिफ्यूज हो चुकी हो, पुरानी हो चुकी हो, या फिर कनेक्शन लूज हो, ये भी कारण हो सकता है। या तीसरा कारण, चौथा कारण आप मान लीजिए, क्योंकि कनेक्शन, आपकी बैटरी अगर अच्छी है और फिर भी अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है तो भी आपका जो बल्ब है ना वो ग्लो नहीं करेगा। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर, इसके पॉसिबल रीजंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला, द वायर इन द सर्किट मे बी लूजली कनेक्टेड। सबसे पहला तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी बल्ब ग्लो ना करे तो हमें अपने वायर के कनेक्शन को ही चेक करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हम वायर का कनेक्शन ही प्रॉपर नहीं करते। ठीक है, तो पहला आपको देखना है कि भाई हमारे सारे वायर्स जो हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या फिर नहीं हैं। दूसरी चीज़, द बल्ब मे बी फ्यूज्ड, बल्ब हो सकता है कि फ्यूज्ड हो। तीसरी चीज़, सेल्स में बी यूज्ड अप, मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम से आप सेल का यूज़ कर रहे होंगे और वो ख़राब हो गई हो। एंड चौथा है कि द लिक्विड में बी एन इंसुलेटर दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये जो लिक्विड है वो एक इंसुलेटर होगा, है ना, हो सकता है ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो अभी तक 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब 5th क्वेश्चन की बारी है। A tester is used to check the conduction of electricity through the two liquids A and B. मान लीजिए कि मेरे पास दो लिक्विड हैं, A लिक्विड एंड B लिक्विड। ओके, हमने एक टेस्टर का यूज़ किया इन दोनों की कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए। कंडक्टिविटी को चेक करने का मतलब ये होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेक करना। ठीक है, सो इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ अ टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर अ लिक्विड A while it glows very dimly for liquid B. You would concluded that, अब हमने ये देखा कि लिक्विड A में बल्ब बहुत तेज़ी से जल रहा है लेकिन लिक्विड B में बहुत कम जल रहा है। तो रीज़न क्या हो सकता है? लिक्विड A इज़ अ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड B, liquid B is a better conductor than liquid A. Both liquids are equally conducting. या conducting properties of liquid cannot be compared in this manner. या फिर हम किसी की भी conducting property को इस तरह से क्या बोलते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। तो जी हाँ, देखिए, दो लिक्विड के ये भी हो सकता है कि भाई एक में कनेक्शन लूज हो, बल्ब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा हो, तो हम उसकी कंडक्टिविटी यह नहीं कह सकते कि ए में ज़्यादा अच्छे से जल रहा है तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ये तरीका नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें ये करना चाहिए कि भाई हमें प्रॉपर सारे टेस्ट करना चाहिए किसी भी कंडक्टिविटी के लिए। तो हम ये बोलेंगे कि लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।